हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली बेसिस पे द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। और सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर। आज 1 जनवरी है। नया साल आपके लिए बहुत ही आनंदमयी, मंगलमयी और वेल विशेष के साथ निकले। और सबसे खास चीज़, आपके 2024 के अंदर जो भी आपके ड्रीम्स है वो सारे पूरे हो, यही मेरी शुभकामना है। आप सभी को फिर से हैप्पी न्यू ईयर। चलो हम फाइनली टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखो, सबसे पहले एक न्यूज आई है, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो अभी क्या हुआ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी परसों के दिन अयोध्या गए थे और वहाँ पर उन्होंने जो पीएम उज्ज्वला स्कीम है उसके अंदर एक 10 करोड़ बेनिफिशियरी है, उनके घर पर जाकर चाय पी थी और वहाँ सिलेंडर भी रखा हुआ था पीएम उज्ज्वला स्कीम का। तो अभी वो वाला हमको देखना है। उससे पहले एक छोटी सी न्यूज़ देख लो कि एलोन मस्क ने मीडिया को बोला है कि एलोन मस्क की जो एक कंपनी है वहाँ पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के अंदर रोबोट ने अटैक कर दिया है। किस पर अटैक किया है? जो वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स है उन पर अटैक कर दिया था और उसके कारण उनकी डेथ भी हो गई है। तो इस तरह रोबोटिक्स का मामला बार बार आता रहता है, आपको पहले भी पढ़ा हुआ है और अभी वापस बता रहा हूँ कि इस तरह रोबोट ने पहले भी हमले किए हैं। तो ये न्यूज़ में थी। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उज्ज्वला स्कीम के जो 10 करोड़ बेनिफिशियरी है वहाँ पर विजिट किया अयोध्या के अंदर। तो हमारे लिए क्या काम की न्यूज़ है? पीएम उज्ज्वला स्कीम। तो सबसे पहले पीएम उज्ज्वला स्कीम का ऑब्जेक्ट क्या है? तो ये ऐसी स्कीम है जिसका उद्देश्य है कि क्लीन कुकिंग फ्यूल प्रोवाइड करना, जैसे एलपीजी अवेलेबल टू रूरल एंड डेप्रीव्ड हाउस होल्ड। अब मैं आपको बता देता हूँ, पहले क्या होता था, देखो ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ किया जाता है, जैसे लकड़ी से जलाना। रोटी किससे बनाई जाती है? चूल्हे पे। सुना हो आपने, चूल्हे पे जलाई जाती थी और लकड़ी का यूज़ किया जाता था। और लकड़ी का यूज़ किया जाता है तो उससे धुआं निकलता है, तो उस धुएं से हमारे हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, श्वसन क्रिया पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो यूजेज ऑफ ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल्स हैड डेट्रीमेंटल इंपैक्ट ऑन हेल्थ ऑफ रूरल वुमन एज वेल एज ऑन द एनवायरमेंट। तो प्रधानमंत्री जो अर्बन योजना है विल रिड्यूस इट। इस चीज़ को याद रखनी है आपको कि ट्रेडिशनल कुकिंग का यूज करना है, ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल्स का यूजेज करना है, हैड डेट्रीमेंटल इंपैक्ट ऑन हेल्थ ऑफ रूरल वुमन एज वेल एज ऑन द एनवायरमेंट। प्रधानमंत्री जो अर्बन योजना है वो इस चीज़ को रिड्यूस कर देगी। अभी उसके कारण क्या होगा कि सब जगह गैस, जो हमारे इलेक्ट्रिक, कहने का मतलब ये है कि सब जगह गैस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा एलपीजी कनेक्शन होगा, गैस की टंकी। तो सब चीज़ें अगर होगी तो आदमी चाय किस पर बनाएगा? गैस की टंकी पर। अब जब गैस की टंकी का यूज़ किया जाएगा तो अल्टीमेटली उससे धुआं नहीं निकलेगा तो उस आदमी को नुकसान नहीं होगा, उसकी हेल्थ पर बुरा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। उसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है? तो सबसे मेन चीज़ वुमन को एम्पावर करना, हेल्थ को एम्पावर करना। आप सोचिए, अगर हम चूल्हे पर खाना बनाते हैं घर पर वुमन, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। उसके अंदर पहले तो चूल्हे को जलाओ, उसके बाद धुएं के अंदर खाना बनाओ, ठीक है। लेकिन वही अगर खाना गैस पर बन रहा है तो कितने कम टाइम में वो खाना बन जाएगा। तो एक तो टाइम की सेविंग होगी, वुमन का एम्पावरमेंट होगा, उनकी हेल्थ पर कम इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें सोचने वाली है। रिड्यूस अनक्लीन कुकिंग फ्यूल, और जो अनक्लीन कुकिंग फ्यूल है उसको रिड्यूस करना है, मतलब वही लकड़ी का यूज़ करना, कंडे का यूज़ करना, फॉसिल फ्यूल का यूज़ करना। इस तरह के जो अवशेष का यूज़ करके जब रोटी बनाई जाती है तो उसका नुकसान क्या होता है? उससे बहुत सारा धुआं निकलता है। रिड्यूस इंडोर एयर पोल्यूशन। अब आप सोचिए, चलो ये तो नॉर्मल हमने बात कर ली कि किसी का घर है और खुला है तो वहाँ पर धुआं बाहर निकल गया, लेकिन कितनी जगह घर ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल पैक होते हैं, वहाँ पर अगर चूल्हा जलाया जा रहा है और चूल्हे पर वहाँ पर धुआं निकल रहा है उसके कारण, तो उससे एक सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? वहाँ पर धुआं भर जाएगा, इंडोर एयर पोल्यूशन हो जाएगा और कभी कभी इस एयर पोल्यूशन के कारण डेथ भी हो सकती है आदमी की। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो इसको भी रिड्यूस किया गया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। अब द स्कीम प्रोवाइड्स अ सपोर्ट ऑफ ₹1600 फॉर ईच एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल हाउस होल्ड। यानी जो ईच एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल हाउस होल्ड है उनको ₹1600 का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। बेनिफिट्स क्या दिया जाएगा? तो पहले उनको फ्री एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। उसके अलावा ऑल्सो रिसीव ए सब्सिडी ऑन द फर्स्ट 6 रिफिल्स ऑफ 14.2 kg सिलेंडर और 8 रिफिल्स ऑफ 5 किलो सिलेंडर्स। अब इस चीज़ को समझो, एक तो फ्री एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक सब्सिडी रिसीव की जाएगी ऑन द फर्स्ट 6 रिफिल्स ऑफ 14.2 kg सिलेंडर्स और 8 रिफिल्स ऑफ 5 kg सिलेंडर्स की सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। अब इस क्या है कि जो इंसान पीएम उज्ज्वला स्कीम का बेनिफिशियरी है तो एक तो सब्सिडी मिल जाएगी उसको पहले 6 रिफिल्स पे, और 8 रिफिल्स मतलब 14 किलो की जो सिलेंडर आते हैं उन पे तो 6 रिफिल्स पर उनको सब्सिडी मिलेगी। और अगर सिलेंडर 5 किलो का है तो उसको 8 किलो की 8 रिफिल्स मिल जाएंगे, तो ये सब्सिडी मिल जाएगी। उनके अलावा वो चाहे तो ईएमआई फैसिलिटी का भी यूज़ कर सकते हैं टू पे फॉर द कॉस्ट ऑफ द स्टोव एंड द फर्स्ट रिफिल। यानी जो स्टोव और फर्स्ट रिफिल का अगर पैसा पे करना है तो उसके लिए ईएमआई का भी यूज़ कर सकते हैं। ज्वाइन द पहल स्कीम, वो पहल स्कीम को ज्वाइन करना है उनको टू रिसीव द सब्सिडी अमाउंट डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट। उनके इससे क्या होगा? अकाउंट में डायरेक्टली पैसा चला जाएगा। अब फेज़ 1 और फेज़ 2 को समझो। लॉन्च ऑन 1 मई 2016 को तो इसको लॉन्च किया गया फेज़ 1 को। टारगेट वॉज टू रिलीज 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन टू द डेप्रीव्ड हाउस होल्ड बाई मार्च 2020। अब इस चीज़ को याद रखना है कि भाई 2020 तक का उनका टारगेट था कि जो रिलीज 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन को रिलीज करना था टू द डेप्रीव्ड हाउस होल्ड। यानी जो हाउस होल्ड इससे पीड़ित है उनको पुराने जो भी ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं उनका यूज़ करने से उनको खत्म करना था। तो एलपीजी कवरेज फ्रॉम 62% ऑन 1 मई 2016 को 62%, 8 करोड़ की 62% सब्सिडी मतलब जो बेनिफिशरी को हमने अटैच कर लिया था। उसके बाद उससे अभी हम 99.8% तक पहुंच गए हैं 2021 तक।
तो ये हमने बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया है और पीएम उज्ज्वला स्कीम वास्तव में बहुत अच्छे से वर्किंग कर रही है। इश्यू आए तो पीएम उज्ज्वला स्कीम 2 के अंदर 2.0 के अंदर इसके अंदर 1 करोड़ एडिशनल मतलब कनेक्शन दिए जाएंगे एलपीजी कनेक्शन टू द एलिजिबल हाउस होल्ड बाई मार्च 31 2022 तक, ये उनका टारगेट था। तो ये टॉपिक हमने बहुत अच्छे से देखा। अब इसके नुकसान क्या है, तो सबसे बड़ी चीज़ है लिमिटेड रिफिल कंजम्पशन। आप सोचिए अगर आदमी के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो फ्यूल वो किस तरह से उनको परचेज करेगा। गैस की टंकी की रेट ही बहुत ज़्यादा है, 900 रुपये से लेकर 1100 रुपये तक। अगर 900 किसी चीज़ की रेट है और उस पर सब्सिडी आएगी 400 रुपये 300 रुपये जो भी सब्सिडी आनी हो, तो 900 रुपये चाहिए तो है ना पहले सिलेंडर को आने के लिए। सब्सिडी तो 1 महीने बाद आएगी, तब तक क्या करेंगे, तो सबसे पहले 900 चाहिए, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा इश्यू है। तो लिमिटेड रिफिल कंजम्पशन आफ्टर फ्री रिटेल नो सिलेंडर इज टुक, और एक बार फ्री रिफिल करने के बाद जो फ्री रिफिल वाला ऑप्शन था उसके बाद कोई सिलेंडर लिया ही नहीं गया बहुत सारी जगह एवरेज। तो ये अपने आप में इश्यू है। इसका मतलब हो गया कि लोगों को चूल्हे से खाना ही बनाना है अभी तक। राइजिंग एलपीजी सिलेंडर प्राइसिंग लेस अफोर्डेबल फॉर रूरल एंड डेप्रीव्ड हाउस होल्ड, यानी रूरल और डेप्रीव्ड जो हाउस होल्ड होते हैं उनके लिए बहुत कम अफोर्डेबल हो गया, और इसके अंदर एलपीजी जो सिलेंडर प्राइस है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है। सब्सिडी एक्सपेंडिचर इज रिड्यूसिंग, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सब्सिडी जो एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस हो रहा है। कैसे, पहले सब्सिडी मिलती थी 400 रुपये 500 रुपये, अब सब्सिडी को कम कर दिया गया है। गैस की टंकी की रेट 1100 रुपये कर दी है, तो ये अपने आप में बहुत महंगा हो गया है, और जो नॉर्मल इंसान है उनके लिए 1100 रुपये गैस की टंकी की रेट कम नहीं होती है, तो ये अपने आप में इश्यू है। तो उनकी जो सब्सिडी को हटा दिया गया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजेज है। इंपैक्टिंग एलपीजी प्राइस को इंपैक्ट कौन करता है, तो एक तो इंपोर्ट चार्ज, बोटलिंग चार्ज, फ्रेट हो गया, डिलीवरी चार्ज हो गया, जीएसटी, ये सारी चीज़ें एलपीजी प्राइस को इंपैक्ट करती है। उसके अलावा फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एलपीजी प्राइस, एलपीजी प्राइस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, तो प्राइस ऑफ एलपीजी इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन फॉर्मूला नोन एज इंपोर्ट पेरिटी प्राइस, यानी जो इंपोर्ट पेरिटी प्राइस है उसके आधार उसको जिस बेसिस पे एलपीजी का फॉर्मूला निकाला जाता है, एलपीजी की प्राइस निकाली जाती है, उसको क्या बोला जाता है, इंपोर्ट पेरिटी प्राइस। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि देखो अभी तक सबने सुना होगा कि एलपीजी प्राइस होती क्या है, लेकिन उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं उसको हमको समझना है। तो एलपीजी की प्राइस इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन फॉर्मूला नोन एज इंपोर्ट पेरिटी प्राइस बोला जाता है उसको। इंपोर्ट पेरिटी प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल मार्केट, यानी वो इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंडेंट होती है। आईपीपी कैलकुलेशन इज डन थ्रू सऊदी अरामकोस एलपीजी प्राइस, ये आईपीपी जो होता है इंपोर्ट पेरिटी प्राइस वो किस बेसिस पर डिसाइड होता है, तो इंटरनेशनल मार्केट पर वो डिपेंडेंट होता है, पहला पॉइंट। उसके अलावा आईपीपी कैलकुलेशन इज डन थ्रू सऊदी अरामकोस एलपीजी प्राइस विच इज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है, आईपीपी जो कैलकुलेशन होती है उसको सऊदी की अरामकोस एलपीजी प्राइस के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, सऊदी अरामको, उसके बेसिस पर आईपीपी की कैलकुलेशन की जाती है। द प्राइस इन्वॉल्व कॉस्ट लाइक फ्री ऑन बोर्ड प्राइस, उसके अंदर फ्री ऑन बोर्ड प्राइस हो गया, ओशन फ्रेट हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, पोर्ट चार्जेज हो गया और इंश्योरेंस कॉस्ट हो गया। तो एक तो फ्री ऑन बोर्ड प्राइस, एक ओशन फ्रेट हो गया, कस्टम ड्यूटी, पोस्ट चार्जेस, इंश्योरेंस कॉस्ट, उस प्राइस के अंदर आईपीपी के अंदर ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती है। ठीक है। अब आप कहोगे कैसे, देखो एक तो इंटरनेशनल प्राइस यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो प्राइस है वो तो हमने डिसाइड कर ली, उसके बाद क्या इंडिया में आने का पैसा नहीं लगेगा, तो वो वहाँ से क्या मतलब पॉकेट में तो आ नहीं जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी प्राइस है उसके अंदर और क्या जोड़ना पड़ेगा, फ्री ऑन बोर्ड प्राइस, ओशन फ्रेट जोड़ना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी जोड़नी पड़ेगी, पोर्ट चार्जेस जोड़ने पड़ेंगे, इंश्योरेंस कॉस्ट जोड़नी पड़ेगी, तब जाके अल्टीमेट प्राइस होगी। और एक सऊदी अरामको एलपीजी मतलब सऊदी अरामकोस एलपीजी प्राइस है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके बेसिस पर ही इंपोर्ट पेरिटी प्राइस डिसाइड की जाती है एलपीजी की प्राइस। प्राइस फ्लक्चुएशन ऑफ क्रूड ऑयल ऑल्सो अफेक्ट द इंटरनेशनल प्राइस ऑफ एलपीजी। अगर क्रूड ऑयल की प्राइस में कुछ भी फ्लक्चुएशन होता है तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट किस पे पड़ता है, एलपीजी की प्राइस पर इंपैक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलो, लेवी 20 से 30% हेल्थ टैक्स ऑन फूड हाई इन शुगर सोल्ट फैट स्टडी। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले, हाई अचपस फूड यानी हाई इन फैट शुगर और सोल्ट जो फूड होते हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। अभी इसके अंदर ऑथर बोलता है कि अगर अभी जो देखो जंक फूड का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गया है, इतना कंजम्पशन हो गया कि लोगों की हेल्थ बिगड़ने लग गई है, लोगों के स्वास्थ्य पर उसका नेगेटिव असर आने लग गया है। तो जो हेल्थ टैक्स लगा है फूड के ऊपर ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो अभी ऑथर ऐसा बोलता है कि हमको क्या करना होगा, मतलब ऑथर बोल रहा है कि हमको हेल्थ टैक्स लाना होगा। मोर देन 70 कंट्रीज़ के अंदर हेल्थ टैक्स आ चुका है और वो हेल्थ टैक्स लगाते हैं। जैसे आप मान लो बेस प्राइस 100 रुपये और उस पर जीएसटी लगता है 18 रुपये, तो 118। अगर आप उस पर 10 से 20 रुपये 30 रुपये तक अगर आप उस पर क्या लगा देते हो हेल्थ टैक्स, तो उसका कितना हो जाएगा, वो 128 से लेकर 138 या 150 तक उसकी प्राइस हो जाएगी। तो ये अपने आप में उसके कारण वो फूड महंगा हो जाएगा। फूड महंगा हो जाएगा तो लोग कम कंज्यूम करेंगे, एक तो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, एक उसको थोड़ा कम कंज्यूम करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। इन जंक फूड के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होती है, बहुत ज़्यादा सोल्ट होता है और बहुत ज़्यादा फेटपन होता है, तो वो अपने आप में बहुत नुकसानदायक है। इस चीज़ को हमको समझना होगा। चलो ये देखो, वर्ल्ड एवरेज शुगर कंजम्पशन कितना है, 22 किलो पर पर्सन, और इंडिया में कितना है 25 किलो पर पर्सन। बेस प्राइस है 100, जीएसटी 18 और हेल्थ टैक्स है 10 से 20, तो टोटल कितना हो गया 128 से 138 रुपये के आसपास का खर्चा होगा। उसके अलावा मोर देन 70 कंट्रीज़ के अंदर हेल्थ टैक्स ऑन शुगर आइटम्स ऑलरेडी लगा दिया गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, हमको समझनी होगी। ऑथर ऐसा बोलना चाह रहा है कि अगर हमें हमारे हेल्थ को बहुत अच्छा मेंटेन करना है तो हमें इस टाइप के फूड से बचना होगा, नहीं तो इकोनॉमिक लॉस बहुत बड़ा होने वाला है, हमारे जीडीपी को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। हम बिलियंस का नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर गलत खाएंगे तो उसके कारण मेडिकल का एक्सपेंडिचर, उसके कारण अगर इंसान की डेथ हो गई तो भी अपने आप में नुकसान है।
तो अभी HFSS फूड को हमको समझना है। देखो उसको समझो, हाई फैट शुगर एंड सॉल्ट फूड। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हाई फैट शुगर एंड सॉल्ट फूड में बी डिफाइंड एज फूड्स एनी फूड और ड्रिंक पैकेज्ड और नॉन पैकेज, यानी एनी फूड, अगर कोई भी ऐसा फूड है और ड्रिंक जो कि पैकेज्ड होगा और नॉन पैकेज्ड होगा उसको बोला जाएगा HFSS फूड, विच कंटेन लो अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन, विटामिन, फाइटोकेमिकल्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर बट आर रिच इन फैट, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब इस चीज़ को समझो, विच कंटेन लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन, ऐसे प्रोडक्ट यानी हाई जो हम पढ़ रहे हैं हाई फैट शुगर एंड सॉल्ट फूड, उसके अंदर ऐसे मतलब विच कंटेन लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन, जिसके अंदर एक लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, विटामिन भी कम होता है, फाइटोकेमिकल्स भी कम होते हैं, मिनरल्स भी कम होते हैं, लेकिन उनके अंदर फैट ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है ऊपर हम बटर लगाते हैं तो बटर के अंदर फैट ज़्यादा होती है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होता है, सॉल्ट एंड शुगर ज़्यादा होती है और एनर्जी ज़्यादा होती है। दैट आर नोन टू हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन हेल्थ इफ कंज्यूम रेगुलरली। और उसके अंदर सबसे चीज़ क्या होती है, अगर इनको रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम किया जाएगा तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारी बॉडी पर ही पड़ता है। तो कुल मिला के ध्यान रखना, जो इस टाइप के हम जंक फूड बोलते हैं उनके अंदर सबसे खास चीज़ ना तो प्रोटीन होता है, ना विटामिन होता है, ना मिनरल्स होते हैं, ना फाइटोकेमिकल्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, उनके अंदर फैट ज़्यादा होती है, सैचुरेटेड फैट, सॉल्ट एंड शुगर बहुत ज़्यादा होता है, कैलोरीज ज़्यादा होती है, जिसके कारण हमारी हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अब टैक्स की ज़रूरत क्यों है, तो सबसे बड़ी चीज़ हेल्थ रिस्क। अभी लोगों को डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और अगर आप ऐसी शुगर की चीज़ें खाओगे तो और ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ेगा, तो ये अपने आप में बहुत नुकसानदायक है। इकोनॉमिक बर्डन $480 बिलियन बाई 2060, यानी जो 480 बिलियन का लॉस हुआ है 2060 तक हमको लॉस होने वाला है, ऐसा टारगेट है। तो ये इकोनॉमिक बर्डन भी किससे, मेडिकल एक्सपेंडिचर मान लो, जीडीपी में लॉस होगा अगर इंसान की डेथ हो जाती है, तो अल्टीमेटली हमारे देश को तो नुकसान ही है। उसके बाद ग्रोइंग कंजम्पशन इन इंडिया, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, जो स्नैक एंड सॉफ्ट ड्रिंक, तो ग्रोइंग कंजम्पशन इंडिया के अंदर अभी ग्रोइंग कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ चुका है, सॉफ्ट ड्रिंक का यूज़ बहुत ज़्यादा लोग करने लगे हैं, तो ये भी अपने आप में तकलीफ है। तो इस तरह इसलिए हमको हेल्थ टैक्स की एक्चुअल में ज़रूरत है। अब गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए, ग्लोबल लेवल पर क्या इनिशिएटिव लिए हैं, तो 60 कंट्रीज़ ने इस टाइप के टैक्सेस को इंप्लीमेंट कर दिया है शुगर ड्रिंक्स पर, वाइल 16 कंट्रीज टैक्स अदर HFSS फूड, यानी अगर कोई शुगर ड्रिंक्स है तो उस पर तो 60 से ज़्यादा कंट्रीज ने टैक्स लगा दिया है, ये चीज़ कम नहीं होती है, और 16 कंट्रीज़ ने HFSS फूड पे टैक्स लगा दिया है। उसके अलावा जैसे कंट्री डेनमार्क हो गया, फ्रांस हो गया, हंगरी हो गया, मेक्सिको हो गया, साउथ अफ्रीका, UK, US, जैसे एग्जाम्पल ये किसके, जिन्होंने इस टाइप के टैक्स लगा रखे हैं, हेल्थ टैक्स। कोलंबिया रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड ए लॉ टू टैक्स अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, यानी जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होते हैं ना उन पर भी टैक्स लगाने के लिए अभी कोलंबिया के अंदर प्रोविजंस आ चुके हैं। अब इंडिया की इनिशिएटिव क्या है, तो केरला ने तो फेयर टैक्स लगा चुका है। केरला 2016 में केरला इंट्रोड्यूस्ड ए फेयर टैक्स विच लेटर मर्ज्ड इनटू इंडियाज GST, इन 2017 के अंदर GST के अंदर उसको मर्ज कर दिया गया। GST एंड न्यूट्रिशनल कंटेक्स्ट, करंट GST सिस्टम टैक्सेज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड सच एज सॉल्टी स्नैक्स, शुगर स्वीटन बेवरेज। तो अभी जो करंट GST सिस्टम टैक्सेज है अल्ट्रा प्रोड्यूस फूड से, और जैसे सॉल्टी हम जिसको बोलते हैं स्नैक्स खा रहे हैं हम, उसके अलावा शुगर स्वीटन जो यानी शुगर से रिलेटेड जो फूड है जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर है, उन पर अभी GST भी लगा दिया गया है और उनको भी GST बढ़ा दिया गया है। जैसे पहले अगर 12% था तो अब उसको 18% कर दिया है, तो उसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे अगर 12 से 18% हुआ है तो उसकी प्राइस तो बढ़ेगी। अब बस ऑथर ये कहता है कि हेल्थ टैक्स को आप बढ़ा दीजिए, उसका फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा। व्हाट शुड बी डन, यानी वे अहीड क्या है, तो WHO एंड इंडियन काउंसिल ने इसके लिए कुछ, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, उन्होंने इसके लिए कुछ रिकमेंडेशन दी है। क्या रिकमेंडेशन दी है कि उन्होंने हमारे जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनको रिक्वेस्ट की है कि आप क्लियरली डिफाइन करो हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड होता क्या है, उसमें कौन कौन से फूड आते हैं, इन सबको आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इट रिकमेंड ए न्यूट्रिशन बेस्ड टैक्स मॉडल लेविंग हाईएस्ट टैक्सेज ऑन प्रोडक्ट हाई इन फैट शुगर एंड सॉल्ट एंड लोअर टैक्सेज ऑन हेल्थियर अल्टरनेटिव्स। तो ये रिकमेंड करता है एक न्यूट्रिएंट बेस्ड टैक्स मॉडल, जो एक न्यूट्रिएंट बेस्ड टैक्स मॉडल होता है उसको रिकमेंड करने का काम करता है, जो कि हाई टैक्स को लेवी करता है ऑन प्रोडक्ट पर हाई इन फैट शुगर एंड सॉल्ट एंड लोअर टैक्सेज ऑन हेल्थियर अल्टरनेटिव। तो हाई इन फैट यानी फैट के अंदर, शुगर के अंदर और सॉल्ट के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, एंड लोअर टैक्सेज बहुत ज़्यादा कम टैक्सेज होते हैं किस पर, हेल्थियर अल्टरनेटिव पर। अब इस चीज़ को आप समझो, फिर से बोल रहा हूँ क्या होता है, इन्होंने रिकमेंड किया है कि एक न्यूट्रिएंट बेस्ड टैक्स मॉडल हमको लगाना होगा, जो कि हाई टैक्स तो लगाएगा ऐसे प्रोडक्ट पर जिनके अंदर फैट शुगर एंड सॉल्ट है, और लो टैक्स ऑन हेल्थियर अल्टरनेटिव। अगर आप सोचिए कि कोई चीज़ जैसे सब्जी है, वैसे भी उस पर टैक्स नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की सब्जियां है, ऐसे कुछ प्रोडक्ट है जो हेल्थी है, काजू बादाम इन चीज़ों पे, तो उन सारी चीज़ों पे टैक्स को GST को कम करना है, और GST लगाना किस पे, जो कि सैचुरेटेड फूड शुगर और सॉल्ट वाले आइटम्स हैं उन पर, ताकि हम पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव कर सके, नॉट जस्ट जनरेट इनकम। हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि भाई GST कलेक्शन करना है 1.5 लाख करोड़, 1,60,000 करोड़, 1,70,000 करोड़। जब गवर्नमेंट पहले आई थी 2016 में, जब GST को इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने बोला था कि हमारा टारगेट 1 लाख करोड़ है, लेकिन आप सोचिए हमारा टारगेट 1,70,000 करोड़ तक पहुंच गया है, तो भी अभी तक गवर्नमेंट आगे बढ़ती जा रही है। मैं गवर्नमेंट की कोई कमी नहीं निकाल रहा हूँ, हमारे लिए देखो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक नहीं करता हूँ, बट अगर हम इस स्टडी को कर रहे हैं तो हमें समझना होगा कि एक्चुअल में गवर्नमेंट ने रेवेन्यू तो बढ़ा दी है, लेकिन क्या पब्लिक हेल्थ पर एक्सपेंडिचर बढ़ाया है,
गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खूब पैसा खर्च किया है, लेकिन क्या पब्लिक हेल्थ पर, रिसर्च पर, क्या इन फील्ड में भी हमने इतनी बड़ी वर्किंग की है क्या? और उसके अलावा हमारा फोकस सिर्फ अर्निंग करने पे हो रहा है, तो हमें पब्लिक हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा। हमें उन आइटम्स को तो कम करना होगा जीएसटी जिन पर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा नुकसान है, जैसे सिलेंडर है। तो अभी उसका एक रीज़न ये भी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना है और इंटरनेशनल प्राइस भी उसकी बहुत ज़्यादा है। चलो ये टॉपिक देख लिया। नेक्स्ट, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। अभी ये देखो, ये जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, तो अभी क्या आईएनएस इम्फाल न्यूज़ में है। तो अभी हमको देखो, दो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। एक तो प्रोजेक्ट 15B, एक है उसके अंदर 4 टाइप के जहाज होते हैं, वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले प्रोजेक्ट 15B को समझा देता हूँ। अभी हमारी सरकार का एक प्रोजेक्ट पहले तो था प्रोजेक्ट 15, फिर प्रोजेक्ट 15A और फिर प्रोजेक्ट 15B। तो प्रोजेक्ट 15A किसका था? कोलकाता क्लास का। उसके अंदर जैसे अलग अलग प्रोजेक्ट 15 के तहत सबमरीन्स बनानी थी, उसके अलावा शिप्स बनानी थी और भी मटेरियल्स बनाने थे। तो इस हिसाब से एक एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। तो हमारी नेवी के द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा प्रोजेक्ट 15B लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर 4 जहाज पर फोकस किया जाएगा, विशाखापट्टनम क्लास वाले। उसके अंदर 4 शिप्स कौन कौन से? INS विशाखापट्टनम, INS मोरमुगाओ, INS इम्फाल और INS सूरत। वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 3 जहाज को तो हमने डिप्लॉय भी कर दिया है और एक जहाज अभी बाकी है, INS सूरत। इंडिया इंडिजीनियस डिस्ट्रॉयर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है ये, जिसके अंदर इंडिया का खुद का प्रोग्राम है। ये चीज़ देख लो। अब कौन कौन से? एक तो INS विशाखापट्टनम, INS मोरमुगाओ और INS इम्फाल। तो तीसरा नंबर का INS इम्फाल है, तो अब हम उसको पढ़ने वाले हैं, INS इम्फाल को। तो थर्ड ऑफ द 6 प्रोजेक्ट 15, याद रखना 6 प्रोजेक्ट बिटवीन के अंदर, मतलब 4 में से तीसरा INS इम्फाल है। वो क्या है? 6 प्रोजेक्ट 15 ब्रावो विशाखापट्टनम क्लास। नाम याद रखना, 6 प्रोजेक्ट 15 ब्रावो विशाखापट्टनम क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स। इसके तहत इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। फोर्थ विल बी नेम्ड INS सूरत। चौथे का नाम क्या? INS सूरत। INS इम्फाल इज अमंग द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर जो एडवांस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर होता है, उसके अंदर किसका नाम आता है? INS इम्फाल का। याद रखना है। इसके फीचर्स क्या है? तो एडवांस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बोला जाता है इसको। लॉन्च ऑन 20 अप्रैल 2019, 20 अप्रैल 2019 को इसको लॉन्च कर दिया गया है। प्रोपेल्ड बाई 4 पावरफुल गैस टर्बाइन, यानी 4 पावरफुल गैस टर्बाइन के द्वारा इसको प्रोपेल किया गया है। कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग द ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। इसके अंदर ये क्षमता है कि ये ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है आपको कि एक तो होती है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, उसको लॉन्च करने की इसकी क्षमता है। इक्विप्ड टू फाइट अंडर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर कंडीशंस, यानी इसको इक्विप किया गया है जिसके अंदर फाइट कर सकते हैं अंडर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर कंडीशंस के अंदर भी ये फाइट कर सकता है। मतलब इसके अंदर इतनी कैपेसिटी, इस चीज़ को आपको समझनी होगी। इसके अंदर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भी इसके द्वारा लॉन्च की जा सकती है। जिस मिसाइल से, ब्रह्मोस मिसाइल आपने सुनी होगी, ब्रह्मोस मिसाइल से हम बहुत सारी चीज़ों को अटैक कर सकते हैं, ठीक है। वो भी टारगेट को सिर्फ एक ही जगह मिसाइल को रख के टारगेट को लॉक किया जा सकता है कि इस टारगेट को हमको लॉक करना है। तो ये किसकी क्षमता है? ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की। तो जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को भी इससे लॉन्च किया जा सकता है INS इम्फाल से। उसके अलावा न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वॉरफेयर कंडीशंस में भी ये फाइट कर सकता है। इसका कंस्ट्रक्शन कब हुआ? 2016 के अंदर स्टार्ट हुआ था और अभी 2023 में तो इसको डिप्लॉय किया गया। मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 30 नॉट्स और इसकी 75% सामान इंडिया का खुद का आत्मनिर्भर भारत के तहत बना हुआ है, इंडिजीनियस कंटेंट। चलो ये टॉपिक हो गया। अब एक न्यूज़ आई है रविंद्रनाथ टैगोर की। क्या न्यूज़ आई है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। पेंटियो टेगरोई, ये एक पेंटियो टेगरोई है, इसका नेम किया गया है रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका रखा गया है। ये क्या है? तो ये एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? पेंटियो टेगरोई। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया बिलोंग टू द जीनस पेंटिया विच इज पार्ट ऑफ एंट्रियोबैक्टीरियाई फैमिली। जो एक एंट्रियोबैक्टीरियाई फैमिली होती है उसका पार्ट है कौन सा? पेंटियो टेगरोई। और इसका नाम किस पे रखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर, उनके नाम पर इनका नाम रखा गया है। इट इज डिस्क्राइब्ड एज प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग बैक्टीरिया। इसको बोला जाता है कि प्लांट को ग्रोथ कराने के लिए जो प्रोमोटिंग बैक्टीरिया होता है, ये वो वाला है कि अगर इस बैक्टीरिया का यूज किया जाएगा तो प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी। इसको ये एक तरह से बायो फर्टिलाइजर की तरह है, जिसको अगर प्लांट में डालेंगे तो उसकी ग्रोथ हो जाएगी। इट हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल कैपेबिलिटी इन बूस्टिंग द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स लाइक पेडी, पी एंड चिली। तो इसने डेमोन्स्ट्रेट की है कैपेबिलिटी जिसके अंदर बूस्ट किया जाएगा कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स को कल्टिवेट किया जाएगा, लाइक पेडी हो गया, पी हो गया एंड चिली हो गया। एक्सट्रैक्ट पोटेशियम फ्रॉम द सोइल, यानी सोइल के अंदर से पोटेशियम को एक्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सोइल के अंदर से पोटेशियम को एक्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा। पोटेंशियल बूस्ट इन क्रॉप यील्ड, एड्रेस क्रिटिकल इश्यू रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी। तो इसके अंदर क्या किया जाएगा? क्रॉप यील्ड के अंदर जो हमारी क्रॉप का प्रोडक्शन होता है उसके अंदर बूस्टअप किया जाएगा, क्रिटिकल इश्यू को एड्रेस किया जाएगा ताकि हम फूड सिक्योरिटी को अचीव कर सकें। एनहांस करेंगे सोइल न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, और जो सोइल न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है उसको भी एनहांस किया जाएगा। अब आप इस चीज़ को समझो कि क्या इस बैक्टीरिया से वास्तव में बेनिफिट है। देखो, प्लांट को ग्रोथ कराने में फ़ायदा करता है, उसके अलावा सोइल न्यूट्रिएंट को भी, यानी जो ज़मीन है हमारी मृदा को उपजाऊ बनाने का भी काम करता है, उसको भी बढ़ाता है। उसके अलावा क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, क्रिटिकल इश्यू कोई भी है तो उनको भी एड्रेस कर लेगा, और मेन चीज़ सोइल से पोटेशियम को बाहर निकाल देगा। और अगर पोटेशियम बाहर निकल जाता है तो उसके कारण हमारी सोइल मृदा की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ जाएगी। और इसने रिमार्केबल प्रोग्रेस अचीव की है किसके अंदर? पेडी हो गया, पी हो गया, चिली हो गया, मिर्ची हो गया, इन सब चीज़ों में। तो ये सब किसका काम है? पेंटियो टेगरोई बैक्टीरिया का। ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। एक तरह से ये बायो फर्टिलाइजर है। तो अभी दो चीज़ें, बायो फर्टिलाइजर को भी समझना है, साथ में रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी समझना है, क्योंकि वो भी एक हमारे महापुरुष थे, तो उनको भी समझना है इसी टॉपिक के साथ में।
तो वह पहले इंडियन एंड पहले नॉन यूरोपियन टू अचीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913 के अंदर जो नोबेल प्राइज़ का अवार्ड मिला था लिटरेचर के अंदर, उसके अंदर पहले इंडियन और पहले नॉन यूरोपियन थे फॉर हिज एक्सेप्शनल वर्क गीतांजलि। उन्होंने गीतांजलि बुक लिखी थी। गीतांजलि किसने लिखी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडर्नाइजिंग बंगाली प्रोज एंड पोइट्री, यानी जो बंगाली प्रोज एंड पोइट्री होती है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गेव द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, उन्होंने इंडिया और बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी उन्होंने दिया है। याद रखना, अमार सोनार बांग्ला, नाम सुना हो, अमार सोनार बांग्ला। और जन गण मन अधिनायक जो कि हमारा राष्ट्रगान है, इसकी मतलब इसकी रचना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखना, अमार सोनार बांग्ला। जन गण मन वॉज ट्रांसलेटेड बाय हिम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश इन फरवरी, तो इसको ट्रांसलेट किया गया था बंगाली से इंग्लिश के अंदर फरवरी 1919 में। ये कहाँ पे? मदार पल्ले। याद रखना, मदान पल्ले इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चित्तौड़, आंध्र प्रदेश का एक चित्तूर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर इसको ट्रांसलेट किया गया जनगण मन को, किसके अंदर? बंगाली से इंग्लिश के अंदर। बाकी बंगाली में रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की और अमार सोनार बांग्ला की। याद रखना है, जो कि बांग्लादेश का अभी मतलब जो नेशनल सॉन्ग है ना वो कौन सा है? अमार सोनार बांग्ला। ही वॉज अवॉर्डेड द नाइटहुड बाय ब्रिटिश किंग जॉर्ज वी विच ही। और ये अमार सोनार बांग्ला किस हिसाब से रचना की? तो 1905 के जब बंगाल विभाजन हुआ था उसी के बाद उन्होंने रचना की थी। ही वॉज अवॉर्डेड द नाइटहुड, उन्होंने नाइटहुड भी छोड़ दी थी बाई ब्रिटिश किंग जॉर्ज V के द्वारा जो नाइटहुड दी गई थी, विच ही लेटर अनाउंस्ड, जो उसने बाद में छोड़ दी इन 1919 में, क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकियर का प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकियर हुआ था और उसके प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, मतलब उसके प्रोटेस्ट में कि उसके अगेंस्ट में कि आपने इतना बड़ा हत्याकांड कर दिया, जनरल डायर ने सैकड़ों लोगों पर गोलियां चला दी थी, तो उसके खिलाफ में इन्होंने अपनी नाइटहुड छोड़ दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ही सेड टू हैव गिवन महात्मा गांधी, उन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल किसने दिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखना है। एक विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी 1921 में, उन्होंने ही की थी। उसके बाद वर्ल्ड जो पार्लियामेंट होती है उस पर भी उन्होंने स्पीच दिया है फॉर रिलीजन्स, धर्म के लिए, इन द ईयर 1929 एंड 1937 एंड 1929 एंड 1937 के अंदर जो वर्ल्ड पार्लियामेंट के अंदर भी उन्होंने स्पीच दिया था। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलो ये टॉपिक हो गया। अब एक बायो फर्टिलाइजर भी इसी टॉपिक से लिंक है, जो हमने पढ़ा था अभी, जो पेंथिया टेग्रो पढ़ा था ना, उसके अंदर बायो फर्टिलाइजर्स भी काम का, क्योंकि वो एक तरह से बायो फर्टिलाइजर्स है जो कि क्रॉप्स को प्रोड्यूस कराने का काम करते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स में नाम देख लो, एजोटोबैक्टर, क्रोकोमम, राइजोबेरियम जेपेनिकम, फोस्फोबैक्टीरिया, ये सब किसके हैं? ये बायो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं इनको। ट्रिचेंडोडर्मा वेरिडी, उसके अलावा स्यूडोमोनास फ्लोरोसिन्स, तो ये सब बायो फर्टिलाइजर्स है। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कंटेनिंग लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट व्हेन अप्लाइड टू सीड, जब उनको सीड पर अप्लाई कर दिया जाता है, प्लांट सरफेस पर और सॉइल पर, यानी या तो प्लांट के सरफेस पे डाल दिया जाए, पौधे के एकदम जो पौधे का जड़ होती है वहाँ पर डाल दिया जाए, उसको खोद के नहीं डालना है, सिर्फ हल्का सा खोदा और वहाँ डाल दिया आपने उस बायो फर्टिलाइजर को, या सॉइल को अंदर डाल दिया, तो वो क्या करता है? प्रमोट करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है, जैसे इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट की सप्लाई को बढ़ाने का काम करता है, रूट बायोमास को इंक्रीज करता है। तो ये काम किसका है? ये काम है बायो फर्टिलाइजर का। दे आर मेड अप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइक्रो हाइजल फंगी। याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्या करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक तो बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया भी दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव अच्छे गुड बैक्टीरिया और एक बैड बैक्टीरिया। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि देखो गुड बैक्टीरिया क्या होता है? जिसके कारण फायदा मिले, तो बायो फर्टिलाइजर गुड बैक्टीरिया में आता है। जैसे अभी पेंथोआ टेग्रोई है तो वो गुड बैक्टीरिया में आएगा, इसको बोला जाएगा बायो फर्टिलाइजर। और बहुत सारे ऐसे बैड बैक्टीरिया होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, तो फिर उनके लिए हमको पेस्टिसाइड का यूज करना पड़ता है, जो कि हमने कल पढ़ा था। दे आर मेड अप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइक्रोज फंगी, उससे बने होते हैं ये। और उसके अलावा बैक्टीरियम बायो फर्टिलाइजर्स में कौन कौन से? एक तो राइजोबियम, जोसोपिरिलियम, एजोटोबैक्टर और फोस्फोस बैक्टीरियम। एक फंगल बायो फर्टिलाइजर्स जिसके अंदर माइक्रोइजा, एल्गल बायो फर्टिलाइजर्स के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक होता है फंगल बायो फर्टिलाइजर्स और एक होता है एल्गल बायो फर्टिलाइजर्स। तो ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला जो ये होते हैं एल्गल, इनको एल्गल बायो फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल क्या है? एक तो ब्लू ग्रीन एल्गी, वो भी एल्गल बायो फर्टिलाइजर है, और एक एजोला हो गया। और एक फंगल बायो फर्टिलाइजर क्या होता है? माइक्रोजीजा, तो ये भी एक तरह से फंगल बायो फर्टिलाइजर है। तो ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझना है। उसके अलावा एक टॉपिक और न्यूज़ में आया है, न्यूज़ में क्या है कि जो अभी हमारे कौन सी कंट्री है, एंगोला, उसने ओपेक कंट्री को छोड़ दिया है। ऐसा क्यों छोड़ा है? ओपेक कंट्री यानी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन बना है जिसके अंदर 13 कंट्रीज मेंबर है, उनमें से एक कंट्री एंगोला ने अभी छोड़ दिया है। उसका रीजन क्या है कि ओपेक कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट लाए कि हम अगले साल 2024 में क्या करेंगे, क्रूड की सप्लाई कम कर देंगे। अगर क्रूड ऑयल की सप्लाई कम कर देंगे तो उससे प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी और हमको ज़्यादा प्राइस मिलेगी। तो एंगोला बोलता है कि ये तो अनएथिकल है, आप अपने हिसाब से प्राइस को डिटरमाइन कर रहे हो, ये तो गलत बात है। दूसरी चीज़, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं हर देश के साथ में, तो अब हमको कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करना पड़ेगा और हम ऐसा नहीं कर सकते, और कॉन्ट्रैक्ट तो एक तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट का वायोलेशन होगा, तो ये अपने आप में बहुत गलत चीज़ है। तो अभी इसके अंदर 13 कंट्रीज कौन कौन सी है उन चीज़ को देख लो। 13 में से अंगोला को तो हटा दिया गया है, मैं अभी आपको नीचे दिखाता हूँ।
सबसे पहले ओपेक क्या एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्रिएट किया गया था बगदाद कॉन्फ्रेंस में 1960 के अंदर, किसके द्वारा? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब एंड वेनेजुएला, 5 कंट्रीज यानी 5 देशों के द्वारा बनाया गया। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला, 5 कंट्रीज के द्वारा 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वियना, ऑस्ट्रिया, याद रखना वियना ऑस्ट्रिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कौन कौन से? अल्जीरिया, सुनना एंगोला अभी हट चुका है, ठीक है। कोंगो, अभी टोटल 12 कंट्रीज है, पहले 13 थी, एंगोला को जोड़ के अभी 12 हो गई है। तो 12 का नाम क्या है? अल्जीरिया, कोंगो, इक्वेटोरियल गिनी, गेबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, वेनेजुएला, ठीक है। वापस बता रहा हूँ, अल्जीरिया, कोंगो, इक्वेटोरियल गिनी, गेबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, यूएई और वेनेजुएला, तो ये सब कंट्रीज़ है। और अभी आपको बताऊं कि मैंने एंगोला को क्यों लिखा हुआ था। तो एंगोला को अगर मैं नहीं लिखता तो एक तो मैं लिखूंगा तो पता चलेगा आपको कि हाँ 2023 के अंदर एंगोला रिमूव हुआ था। बाकी आपको कैसे पता होगा? आपको तभी पता होगा जब आप पहले एक बार इसको पढ़ लोगे कि हाँ एंगोला भी मेंबर था और अभी उसने विड्रॉ कर लिया इन 2023 में। नाउ 12 कंट्रीज ओनली। 30% ऑफ वर्ल्ड क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, यानी वर्ल्ड का जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है उसका 30% कौन करती है? ओपेक कंट्रीज। सऊदी अरब उसमें बिगेस्ट सिंगल ऑयल सप्लायर है विद इन द ग्रुप। एंगोला ने विड्रॉ कर लिया है। इनके द्वारा रिपोर्ट क्या पब्लिश की जाती है? एक तो मंथली ऑयल मार्केट रिपोर्ट और वर्ल्ड ऑयल आउटलुक रिपोर्ट, याद रखना वर्ल्ड ऑयल आउटलुक रिपोर्ट, और एनुअल स्टैटिस्टिकल बुलेटिन। ये रिपोर्ट भी जारी करने का काम किसका है? ओपेक कंट्रीज के द्वारा। अब ओपेक प्लस को भी देख लो। ओपेक प्लस यानी 13 मोर मेंबर कंट्रीज, यानी 13 मोर मेंबर कंट्रीज है, जिसमें अजरबैजान आ गया, बहरीन आ गया, ब्रुनेई आ गया, कजाकिस्तान आ गया, मलेशिया हो गया, मेक्सिको हो गया, ओमान हो गया, रशिया हो गया, साउथ सूडान हो गया और सूडान हो गया। एक तो हो गया अजरबैजान, एक हो गया बहरीन, एक हो गया ब्रुनेई, एक हो गया कजाकिस्तान, एक मलेशिया, एक मेक्सिको, एक ओमान, रशिया, साउथ सूडान और सूडान। तो इस टाइप की कितनी कंट्रीज है? 13 मेंबर और कंट्रीज है ओपेक प्लस के अंदर। याद रखना ओपेक के अंदर तो 12 कंट्रीज हो गई अभी, और 13 और कंट्रीज को जोड़ दो, किसके अंदर है? वो ओपेक प्लस में। नाम बता रहा हूँ, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान। मतलब सॉरी मैंने एक चीज़ बताना भूल गया कि देखो ओपेक कंट्रीज के अंदर तो कितनी है? ओपेक के अंदर तो 12 कंट्रीज है, उसके अलावा इसके अंदर 10 कंट्रीज और जोड़ दी गई, जिसके अंदर अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान, ठीक है। आप इसको एक बार मैप से देख लेना, उससे क्या होगा थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए याद करना। 40% ऑफ वर्ल्ड क्रूड ऑयल, यानी वर्ल्ड का जो क्रूड ऑयल है उसका 40% कवर करता है ओपेक प्लस कंट्रीज। इन 2016 के अंदर ओपेक साइन विद 10 अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। ओपेक ने साइन किया गया था, ओपेक के द्वारा 10 अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के द्वारा इसको साइन कर दिया गया टू क्रिएट व्हाट इज नाउ नोन एज ओपेक प्लस, जिसको अभी क्या बोला जाता है? ओपेक प्लस बोला जाता है। याद रखना 2016 के अंदर ओपेक ने साइन किया विद 10 अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के साथ में क्या एग्रीमेंट साइन कर लिया है, ताकि हम ओपेक कंट्रीज के द्वारा ही साइन किया गया। याद रखना एक तो ओपेक कंट्रीज के अंदर तो 12 कंट्रीज हो गई 13वीं हटने के बाद, और 2016 के अंदर ओपेक जो कंट्रीज थी कब बनी थी? 1960 के अंदर बगदाद कॉन्फ्रेंस के थ्रू। और उसके बाद 2016 के अंदर ओपेक प्लस कंट्रीज बनी और ओपेक ने 10 और कंट्रीज के साथ में साइन किया कि हमको क्या उसको ओपेक प्लस बना दिया। और ये सब कब हुआ? 2016 के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ओपेक कंट्रीज को बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है। एक बार लोकेशन देख लो ताकि ओपेक की आपको याद हो जाएगा। देखो इराक कहाँ पे सब दिख रहा होगा, लीबिया, अल्जीरिया, ठीक है, वेनेजुएला, उसके अलावा इक्वाडोर और नाइजीरिया, बेबन और एंगोला तो हट ही चुकी है। ये सब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर है। उसके अलावा कुछ यूरोपियन कॉन्टिनेंट मतलब एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर भी है, और ईरान, कुवैत, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरात और सऊदी अरेबिया। उसके अलावा इराक हो गया। तो ये सब किसके अंदर है? ये एशियन कंट्रीज है हमारे एशिया के अंदर। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। चलो ये टॉपिक हो गया। तो हमने ओपेक को पढ़ लिया अच्छे से, बायो फर्टिलाइजर्स को पढ़ लिया है। उसके अलावा और क्या पढ़ा है? उसके अलावा हमने टॉपिक पढ़ लिया है रविंद्रनाथ टैगोर जी जो कि महापुरुष हैं, उनको पढ़ लिया है। आमार सोनार बांग्ला की रचना उन्होंने की थी, जनगण मन की। और पेंटुआ टेगरोई को भी पढ़ लिया, ये भी एक बैक्टीरिया, अच्छा बैक्टीरिया है। उसके अलावा INS इम्पाल प्रोजेक्ट 15B को देख लिया है। और क्या टॉपिक देखा है हमने HFS फूड यानी हाई फैट शुगर एंड सॉल्ट फूड को भी अच्छे से देख लिया है। और क्या टॉपिक देखा है? लास्ट टॉपिक हमने देखा है LPG प्राइस और प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम को बहुत अच्छे से शानदार तरीके से देख लिया है। तो ये टॉपिक पूरा कंप्लीट है। अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो कमेंट कीजिए, और मैं टेलीग्राम का लिंक दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, PDF मिल जाएगी आपको। और सबसे खास चीज़, आज 1 जनवरी है, अच्छे से 1 जनवरी को सेलिब्रेट कीजिए, और हमारा मेन फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। उसके अलावा मेरी यही शुभकामना है कि आपका 2024 बहुत आनंदमयी, मंगलमयी और पूरा खुशियों से भरा हुआ निकले, और सबको अपना सपना अचीव हुए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत एंड भारत माता की जय।